जय हिंद और नमस्कार। स्वागत है आप सबका आज के इस संशोधित संपादकीय विश्लेषण के सत्र में जो ग्रोथमट यूपीएससी द्वारा प्रायोजित है। मैं हूं ध्रुव जानी। आज हम लोग द हिंदू से एक महत्वपूर्ण चयनित लेख के बारे में बात करेंगे जो व्हाट्सएप जो एक्सोडस हुआ था हाल ही में, जिसके ऊपर हमने बात भी की, उसको लेकर ही लेख है। उसको लेकर ही यह लेखक ने आगे चलकर जो डेटा प्राइवेसी का जो मुद्दा है उसकी गंभीरता में समझने का प्रयास किया है। प्लस जैसे मैंने आपको बताया कि हमने पिछले उपाख्यानों में ही देखा था यह व्हाट्सएप प्राइवेसी और सर्विलेंस के बारे में, यानी कि उसकी जो अपडेट प्राइवेसी पॉलिसी थी, तो इसको ही लेखक ने आधार बनाया है। लेखक ने लेख सामान्य सा लिखा है, उसमें कोई जो है अलग एक्स्ट्राऑर्डिनरी संशोधन की कमी है, मगर यहाँ से जो हमें संशोधित तत्व मिलते हैं जो हमारी परीक्षा संबंधी दृष्टि से थोड़े महत्वपूर्ण हो, वो थोड़े बहुत ही अच्छे मिलते हैं। और भारत की यह डेटा प्राइवेसी के पूरे मुद्दे पर स्थिति, ठीक है, इत्यादि जो मुद्दे हैं वो थोड़े महत्वपूर्ण है, जिसको हम लोग हमारे तीसरे चरण में देखने का प्रयास करेंगे। तो लेख कुल 3 चरणों में देखेंगे। सर्वप्रथम निष्कर्ष, उसके बाद लेख की महत्वपूर्ण बातें यानी कि हाइलाइट्स, और उसके बाद हमारा संशोधित तत्वों का जो पूरा पोर्शन है उसको देखेंगे। प्लस यह लेख की अगर विषय संबंधी बात करें, इफ वी लिंक दिस पर्टिकुलर आर्टिकल विथ आवर एग्जामिनेशन सब्जेक्ट, देन वी कैन लिंक दिस विथ 2 subjects. Out of them, the first will be GS2, which is Polity and Governance, and another one is GS3, which is about Science and Technology. और Science and Technology में भी इंडिजिनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, और इंडिजिनाइजेशन टेक्नोलॉजी के अलावा और एक साइबर सिक्योरिटी और इंडिजिनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये थोड़ा महत्वपूर्ण लेख है। और आमतौर पर हमारी मुख्य परीक्षाओं में, संधि सेवा की मुख्य परीक्षाओं में, प्लस जो राज्य संधि सेवाएं है, केंद्रीय व राज्य दोनों में ही ऐसे प्रश्न जो है वे अक्सर पूछे जाते हैं जिनका जवाब हमें मालूम होना चाहिए। तो देखेंगे पूरा लेख। तस्वीर से शुरू करेंगे। यहाँ हमें कवर भी दिख रहा है। देखिए, यहाँ एक क्लाउड स्टोरेज है, एक प्रतीकात्मक क्लाउड स्टोरेज है जिसके ऊपर एक ताला लगा हुआ है। ठीक है, तो यही अचीव करना है, यही जो आप कह लीजिए पोजीशन है हमें डेटा के मामले में, यह भारत को अचीव करनी है। भारत का डेटा भारत की सीमाओं में ही रहे, भारत की सीमाओं में वो सुरक्षित रहे, भारत की सीमाओं में भी उसका लीकेज जो है वो ना हो, वो लीक प्रूफ रहे। तो इत्यादि चीज़ों पर हम लोग आज बात करने वाले हैं। तस्वीर से शुरू करेंगे। देखिए, यह बेनाम लेख है और जिसमें आमतौर पर, जैसे मैंने आपको बताया, सामान्य सा है। आमतौर पर जो व्हाट्सएप की जो ट्रेजेडी हुई हाल ही में उसको ही लेकर बात की गई है। जो मास एक्सोडस हुआ, उस मास एक्सोडस से सिग्नल व टेलीग्राम की ओर जो है जो ट्रैफिक था वो डाइवर्ट हुआ, मैसेजिंग का ट्रैफिक था। ठीक है, प्लस ईयू का भी जिक्र हुआ है। जैसे हमने भी देखा था, हमने यूरोप का जो लॉ था GDPR वो देखा था, तो उसका भी यहाँ जिक्र हुआ है। और साथ ही में श्री कृष्णा कमेटी, ठीक है, जो गठित हुई थी वर्ष 2017 में भारत सरकार के द्वारा, इसी मामले में छानबीन करने के लिए, जो एक सरकार के लिए बढ़ती परेशानी है, क्योंकि आज इंटरनेट का युग है और इंटरनेट का प्रभाव दिन प्रतिदिन लोगों के ऊपर पड़ रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, तो ऐसे में डेटा प्राइवेसी का मुद्दा भी दिन प्रतिदिन अहम होता गया। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने एक समिति का गठन किया था। पूर्व जस्टिस श्री BN कृष्णा जी की आगेवानी में यह कमेटी का गठन हुआ था। और इस कमेटी ने अपनी अनुशंसा, यानी कि अपने सुझाव या आप कह लीजिए अपनी सिफारिशें भी सरकार को सुपुर्द की है, जिसको लागू करना हमारे लिए फायदेमंद है। तो उसकी भी बात की है। मगर यहाँ जैसे हमें मालूम ही है कि लेखकों को यह स्पेस की कमी रहती है, तो यहाँ वे श्री कृष्णा कमेटी के बारे में खुल के समझ नहीं पाए, उनकी जो सिफारिशें थी उनके बारे में यहाँ चर्चा नहीं कर पाए। तो वो काम जो है वो हम करेंगे कि what were the recommendation ऑफ श्री कृष्णा कमेटी इन कॉन्टेक्स्ट टू डेटा प्राइवेसी, उसको हम लोग एक्सप्लोर करेंगे हमारे तीसरे चरण में। ठीक है, तो निष्कर्ष से शुरू करेंगे हमारा लेख। सर्वप्रथम बात तो हमें यही लिखनी होगी कि व्हाट्सएप के प्राइवेसी पॉलिसी अपडेट का आधार लिया। इससे जो मास एक्सोडस हुआ उसका भी यहाँ लेखक ने जिक्र किया। प्लस
यहाँ एक और बात है, डेटा लोकलाइजेशन। का भी जिक्र किया कि ये भी अनिवार्य है और भारतीय सरकार को एक ऐसा रोबुस्ट मैकेनिज्म लेकर आने की जरूरत है जो हमारे पर्सनल डेटा को प्रोटेक्ट करता हो। और साथ ही में सरकार को कुछ सुझाव भी दिए गए हैं। सरकार को, ठीक है, तो निष्कर्ष में हम लोग यह 3 बिंदु पर यह लेख को देख सकते हैं। प्लस यहाँ एक और भी बात है जो हमने पिछले हमारे एडिटोरियल एनालिसिस में एक व्हाट्सएप ट्रेजेडी के बारे में जो एनालिसिस किया था, जो विश्लेषण किया था, उसमें उसके बाद मुझे लगता है कि कुछ गलतफहमियां उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि उसमें जो डेटा की बात हुई थी, ठीक है, वो पर्सनल डेटा की बात थी। ये हमारे जो एक्सचेंजेस ऑफ मैसेजेस होते हैं हमारे पर्सनल ग्रुप्स में, या जो है पर्सनली हम जो एक्सचेंज करते हैं, उनका जिक्र यहाँ नहीं होता है। ये हमें दिमाग में रखना होगा। यहाँ पर्सनल डेटा की बात है, जो डेटा इन सर्विस प्रोवाइडर्स ने कलेक्ट किया हो जब आप उनकी सर्विस लेने गए हो फॉर द फर्स्ट टाइम, जिसमें नाम, आपका पूरा नाम, आपका जो है मोबाइल नंबर, आपका एड्रेस, आपकी जन्मतिथि, ठीक है, इत्यादि चीज़ों का यहाँ समावेशन होता है। तो ये लोग उस डेटा को प्रोसेस करके उसमें से पैसा कमाना चाहते हैं। और हमें सबको मालूम ही है कि फेसबुक जो है वो अब ओनर हो गया है व्हाट्सएप का, वो अब ओनर हो गया है इंस्टाग्राम का भी, क्योंकि वो कंपटीशन खत्म कर रहा है। उससे इंस्टाग्राम से अच्छी कंपटीशन थी तो खरीद लिया पूरा का पूरा, ठीक है। तो अब फेसबुक व्हाट्सएप के डेटा से उस डेटा को, पर्सनल डेटा को प्रोसेस करेगा, नहीं कि हमारे एक्सचेंजेस ऑफ मैसेजेस को, हमारे पर्सनल डेटा को वो प्रोसेस करेगा और उसमें से जो है टारगेटेड एड्स देगा। क्योंकि हमें मालूम है फेसबुक आज सोशल मीडिया एजेंसी मिटकर एक एडवर्टाइजमेंट जायंट बन गया है, या अभी भी बड़ा हो ही रहा है, ठीक है। तो इस तरह हमारे पर्सनल डेटा की यहाँ बात हो रही है। यहाँ हमारे एक्सचेंजेस ऑफ मैसेजेस की बात नहीं हो रही है, वो तो इंटेलिजेंस एजेंसियों को मिलते ही है, जिसका जिक्र हमने हमारे पिछले लेक्चर में किया था। तो ये बात है कि यहाँ हमें सुनिश्चित करनी होगी, ये क्लैरिफाई करना होगा कि ये पर्सनल डेटा की बात है, जिसमें हमारी पर्सनल प्रोफाइल की इंफॉर्मेशन हो सकती है, प्लस इफ एनी बायोमेट्रिक्स हो सकते हैं, फेशियल स्क्रीन्स हो सकते हैं, या फिंगरप्रिंट्स हो सकते हैं, ठीक है, या बायोमेट्रिक यानी कि हमारी आइरिस स्कैनिंग भी हो सकती है। तो ये डेटा है, ये हमारा पर्सनल डेटा है, इसे पर्सनल डेटा कहा जाता है, और ये लोग इसका व्यापार करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये हमें ध्यान में रखना होगा। प्लस अगर लेख की महत्वपूर्ण बातों में देखें तो लेखक ने बोला है कि भाई व्हाट्सएप जो है उसकी सबसे बड़ी मार्केट पूरे विश्व में भारत है। व्हाट्सएप बिगेस्ट मार्केट इंडिया। We the Indians are using WhatsApp, and approximately 400 million users are using WhatsApp in India, यानी कि 40 करोड़। Worldwide, the users of WhatsApp are around 2 billion. Around 2 billion. Which means 200 crores. Out of which 40 crore are Indian, so India is the biggest market of WhatsApp. And India is even hostile. India is even more hostile to this WhatsApp or any kind of this social media platform, towards that kind of any social media platform. क्योंकि हमारे पास robust mechanism in the sphere of data privacy absent है, वो हाजिर नहीं है। तो आज समय की वही मांग है कि हमारी सरकार जो है वो त्वरित ही कदम उठाए कि अच्छे से अच्छा कानून हम लोग घड़ पाए, और उस कानून से ऐसे जो सर्विस प्रोवाइडर्स है उनके ऊपर हम लोग लगाम लगा सके। आज भारत के पास मौजूद नहीं है। और जैसे ही व्हाट्सएप ने जो जाहिर किया था कि फरवरी 8 तक उसकी डेडलाइन रखी थी अपनी प्राइवेसी पॉलिसी अपडेट करने के लिए, जिसके तहत वो हमारा जो पर्सनल डेटा है वो फेसबुक को देने वाला था, प्लस उसके ऊपर फेसबुक जो है वो प्रोसेस करने वाला था। उसकी टाइम लिमिट व्हाट्सएप ने जो है थोड़ी बढ़ा दी है, उसको पोस्टपोन कर दिया है, और दे सेटेड रिवाइज्ड लिमिट
अराउंड May 15 कि अब हम लोग फरवरी तक नहीं मगर मई तक हमारी जो पॉलिसी है वो अपडेट कर देंगे, ठीक है, जिसकी वजह से पूरे विश्व में इंक्लूडिंग इंडिया एंड यूरोप व्हाट्सएप का विरोध होने लगा, प्लस मास एक्सोडस हुआ और सिग्नल ऐप जो है, लोग व्हाट्सएप का अल्टरनेटिव ढूंढते ढूंढते सिग्नल पर रुक गए, सिग्नल व टेलीग्राम दोनों पर डाइवर्ट हुआ यह ट्रैफिक एंड सिग्नल बिकेम द मोस्ट डाउनलोडेड ऐप इन इंडिया, ठीक है, विद इन अ वीक। और आज अगर देखें तो इसके डाउनलोड्स लगभग 50 मिलियन प्लस है सिग्नल के, और वहीं जो टेलीग्राम का डाउनलोड है, टोटल नंबर ऑफ डाउनलोड वो 500 मिलियन प्लस है, क्योंकि सिग्नल और व्हाट्सएप जो है मात्र और मात्र मैसेजिंग एप्स है, मगर टेलीग्राम जो है वो अपने आप में एक सॉफ्टवेयर है, मैसेजिंग की सर्विस, वन ऑफ द सर्विस है विच इज प्रोवाइडेड बाय टेलीग्राम, ठीक है। तो इसका व्याप जो है वो बड़ा है। सिग्नल 12 वर्ष का है, 12 years ago इट वाज स्टार्टेड, और टेलीग्राम जो है वो 7 वर्ष का है, यानी कि इन द ईयर 2013 8 कह लीजिए, 8 वर्ष का है, ठीक है। तो ये परिस्थिति है। प्लस ऐसा नहीं है कि हमारी सरकार भी निष्क्रिय है, सरकार भी क्रियाशील ही है। यह समाचार मिलते ही व्हाट्सएप के इस प्राइवेसी पॉलिसी अपडेट के समाचार मिलते ही मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने एक जो है कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट ऑफ क्वेरीज भेजी है व्हाट्सएप को, व्हाट्सएप के ऑफिशियल जो है डोमेन पर, कि भाई क्यों भारतीयों के डेटा के साथ आप लोग जो है खिलवाड़ कर रहे हैं, क्यों भारत के लोगों को अपने डेटा के ऊपर अधिकार नहीं है, ठीक है। तो हमारी मिनिस्ट्री भी एक्टिव है, मगर लेखक का यहाँ कहना है कि मिनिस्ट्री को एक रोबुस्ट लॉ जो है वो त्वरित ही इंप्लीमेंट करना चाहिए। अगर पार्लियामेंट सेशन में नहीं है देन दे कैन रूट इट थ्रू ऑर्डिनेंस, ठीक है। तो यहाँ लेखक ने ऐसी अनुशंसाएं दी है। तो ये सब बातें रही लेख की महत्वपूर्ण बात है। अब अगर हम आगे देखें संशोधित तत्वों में, तो हमें कई सारी चीजें देखनी है, जिसके अंतर्गत हमें सर्वप्रथम तो देखना है कि यह जो डेटा प्राइवेसी का मुद्दा है वो दरअसल है क्या। डेटा प्राइवेसी, देखिए यह एक प्रकार है, किसका प्रकार है? डेटा प्रोटेक्शन का। जिसमें कोई व्यक्ति या संगठन, थर्ड पार्टी को कितने हद तक डेटा देगा वो यहां तय किया जाता है। कितना डेटा देगा वो तय किया जाता है। डेटा यहाँ माने कि हमें पर्सनल डेटा ही याद रखना है, यहाँ एक्सचेंजेस ऑफ मैसेजेस को हमें भूल जाना है, वो यहाँ कभी गिनती में था ही नहीं। यहाँ हम लोग पर्सनल डेटा की ही बात करेंगे, जिसमें हमारी पर्सनल प्रोफाइल प्लस जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे वेरियस स्कैन्स जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जो है एडवांस होते जा रहे हैं, जिसमें बायोमेट्रिक है, आइरिस है, प्लस फिंगर है, फेशियल है, ठीक है। तो ये सब की ही बात है यहाँ। तो ये जो पूरा मैकेनिज्म है उसे डेटा प्राइवेसी कहते हैं, जो कि डेटा प्रोटेक्शन का एक प्रकार है। इट इज अ टाइप ऑफ डेटा प्रोटेक्शन पॉलिसी। डेटा प्राइवेसी इज वन ऑफ द टाइप ऑफ डेटा प्रोटेक्शन पॉलिसी हम लोग कह सकते हैं। प्लस जैसे हमने देखा कि दिन प्रतिदिन इंटरनेट का एडवेंट हमारे जीवन के ऊपर बढ़ता जा रहा है, इंटरनेट का प्रभाव, तो ये भी एक गंभीर मुद्दा होता जा रहा है डेटा प्राइवेसी का। तो इसी के मद्देनजर सरकार ने 2017 में, जैसे हमने पहले जिक्र किया, 2017 में BN श्री कृष्णा कमिटी को गठित कर दिया। कहा कि भाई आप इस पूरे मुद्दे पर सरकार को रिकमेंड करें कि क्या करना चाहिए, कैसे डेटा प्राइवेसी को मजबूत बनाना चाहिए। और इस कमेटी का मुख्य उद्देश्य भी वही था कि देश में डेटा प्राइवेसी को मजबूत बनाया जाए, ये इसका उद्देश्य था।
इसके ऊपर सरकार ने, इस समिति के ऊपर सरकार ने जिम्मेदारी डाल दी कि भाई आप पूरे इस मुद्दे को देखें, इसका अभ्यास करें, इसका संशोधन करें और अपनी अनुशंसाएं, अपने सुझाव, अपनी सिफारिश के साथ आप सरकार के प्रति वापिस आए। और 2018 में प्रोबेबली यह कमेटी ने अपना रिपोर्ट जो है वो सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को परत कर दिया। फिर भी सरकार जो है वो इस कमेटी की अनुशंसाओं के ऊपर निष्क्रिय है। सरकार ने अभी भी उसके ऊपर कोई काम नहीं किया है जो आज वर्तमान समय की जरूरियात है। क्यों अहम है यह डेटा प्राइवेसी का मुद्दा? क्योंकि डेटा जो है वो आज का नया तेल है, यह एक नया कच्चा तेल है और इसकी जो रिफाइनरीज है, यह रिफाइनरीज सब ऐसा प्लेटफॉर्म्स है जो व्हाट्सएप है, फेसबुक है, टेलीग्राम है, या आप कह लीजिए किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या मैसेजिंग ऐप जिसका हम लोग भरपूर उपयोग करते हैं, वह रिफाइनरीज है। इस नए तेल को प्रोसेस करने के लिए, उसे रिफाइन करने के लिए, ठीक है। तो इसीलिए यह जो डेटा प्राइवेसी का मुद्दा जो है वो बेहद अहम है और हमारे जो निजता है, हमारी निजता या हमारी प्राइवेसी है, उसका भी उल्लंघन करने वाला है। क्योंकि अगर आपको मालूम ही नहीं है कि आपका डेटा किस तरह यूज हो रहा है, कहाँ यूज हो रहा है, कौन कर रहा है, ठीक है, देन इट इज बट ऑब्वियसली वायोलेशन ऑफ योर राइट टू प्राइवेसी। वो आपकी निजता का जो है निसंदेह उल्लंघन है, निजता के अधिकार का उल्लंघन है। तो इसीलिए ऐसा मैकेनिज्म आज जो है समय की मांग है। अब अगर यह कमेटी की सिफारिश देखें, इसकी रिकमेंडेशन देखें, तो थोड़ी जानने लायक है, हमारे लिए थोड़ी ज़रूरी भी है। क्योंकि आमतौर पर हमें ऐसे प्रश्न जो है वे पूछे जाते हैं, पर्टिकुलर कमेटी की अनुशंसाएं हो या उनके ऑब्जर्वेशंस हो, उनके बारे में जो प्रश्न जो है वे हमें पूछे जाते हैं। तो इसमें सबसे प्रथम डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी के गठन का सुझाव, डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी का सुझाव, यानी कि एक डेडिकेटेड मैकेनिज्म की बात की है जो हाल भारत में गैर हाजिर है। हाल हमें जुडिशरी का सहारा लेना पड़ता है। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेच हुआ हो डेटा प्राइवेसी को लेकर तो हमें जुडिशरी के पास जाना होता है। ऐसा यहाँ कोई रोबुस्ट आप कह लीजिए मैकेनिज्म जो है वो हाजिर नहीं है। प्लस ये मैकेनिज्म कैसा रहेगा, इसमें एक चेयरमैन रहेंगे और 6 पूर्णकालीन यानी कि फुल टाइम मेंबर्स रहेंगे। प्लस इस अथॉरिटी को डेटा प्राइवेसी के क्षेत्र में नियम बनाने की भी छूट-छाट दी गई है। नियम बनाने की अनुमति। प्लस यह अथॉरिटी जो नियम, जो कानून हाल में भारत में डेटा प्राइवेसी के संदर्भ में कार्यरत है, वे लागू हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, इसका भी काम यहाँ दिया गया है। यानी कि एक प्रकार का मॉनिटरिंग जो वर्क है वो भी यहाँ इसको एनायत किया गया। मॉनिटरिंग इम्प्लीमेंटेशन। प्लस इस अथॉरिटी के तहत प्रत्येक सर्विस प्रोवाइडर को एक डेटा प्रोटेक्शन अधिकारी, डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर अपॉइंट करना होगा। तो वो अपॉइंट हुआ है, वो अच्छी तरह से कार्यशील है कि नहीं, वो भी देखने की जिम्मेदारी इस प्राधिकरण को देने की सिफारिश की गई है। और यह जो अथॉरिटी के जो मेंबर्स है, यह जो चेयरमैन व अध्यक्ष व उनके सदस्य है, चेयरमैन व उसके मेंबर्स, उनको केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्ति मिलेगी। केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त, केंद्र सरकार की जो एक चयन करने की समिति है वो केंद्र सरकार को कुछ नामों की सिफारिश देगी, उसके ऊपर से केंद्र सरकार के द्वारा इन लोगों की नियुक्ति की जाएगी। तो ऐसा मैकेनिज्म बनाने की अनुशंसा श्री कृष्णा कमेटी ने हमें दी है। प्लस यहाँ एक उसने नई व्याख्या भी दी है जो थोड़ी महत्वपूर्ण है। नई व्याख्या में डेटा प्रिंसिपल का यहाँ जिक्र हुआ है। डेटा प्रिंसिपल बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है और
यूरोप में ये हाल ही में लागू है, भारत में भी इसके लागू होने की जरूरत है। डेटा प्रिंसिपल, इसमें क्या होता है कि एक बार पर्सनल डेटा एक बार सर्विस प्रोवाइडर ने आपके पास से कलेक्ट किया, फिर उस डेटा का उद्देश्य जैसे ही पूरा हो, तो पूरा होने के त्वरित बाद राइट टू फॉरगॉटन लागू हो जाता है। राइट टू फॉरगॉटन यानी कि कोई भी सर्विस प्रोवाइडर आपके पर्सनल डेटा को तब तक ही रख सकता है जब तक उसे जरूरत हो। एक बार उसकी जरूरत पूरी हो जाए तो उसके बाद वो डेटा जो है उसे डिस्ट्रॉय कर देना होता है, उसे भूल जाना होता है। तो ये एक नागरिकों को बहुत ही अच्छा संरक्षण देगा। नागरिकों को अच्छा संरक्षण, प्लस एक बिंदु ये भी है डेटा प्रिंसिपल में कि सर्विस प्रोवाइडर इतना ही डेटा ले सकते हैं जितना उन लोगों को जरूरी हो। वो एक भी ऐसी चीज जो उनको जरूरी नहीं है वो नहीं ले सकते हमारे पास। ठीक है, तो ये भी एक डेटा प्रिंसिपल का ही अहम भाग है। और जैसे मैंने आपको बताया कि ईयू में हाल ही में यह कार्यरत है। प्लस इसके साथ एक और भी ऐसा कंसेप्ट है जो है डेटा लोकलाइजेशन का। डेटा का स्थानीकरण, यानी कि हमारा जो पर्सनल डेटा है जो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि इंटरनेट भी बढ़ रहा है, इंटरनेट का पेनिट्रेशन बढ़ रहा है, नंबर ऑफ यूजर्स की तादाद बढ़ रही है, लिटरेसी रेट भी बढ़ रही है, इकोनॉमिक कंडीशंस भी बढ़ रही है। तो इन सब चीज़ों से ये जो डेटा लोकलाइजेशन है ये थोड़ा अहम बनता गया है। हमारा जो डेटा है वो हमारे सीमा पर नहीं जाना चाहिए, सीमा पार नहीं जाना चाहिए। अगर चला गया तो फिर वो हमारे डेटा का क्या उपयोग करेंगे वो हमारे हाथ में नहीं रहता, वो हमें मालूम भी नहीं पड़ता। ठीक है, और ये भी बात है कि अगर लोकल स्टोर हो तो यहाँ से भी लीक हो सकता है। ऐसा नहीं है कि विदेश में से ही लीक हो, मगर उसके जो चांसेस है वे कम हो सकते हैं, जुरिस्डिक्शन हमारा लग सकता है। then our intelligence agencies can probe that particular issue with more ease। ठीक है, तो ये सब कारण है जिसकी वजह से लोकलाइजेशन होना चाहिए, मगर लीकेज का खतरा तो यहाँ भी है। जैसे हमने फेमस आधार जजमेंट में देखा था, पुट्टुस्वामी जजमेंट, ठीक है, बहुत ही फेमस था, जो कि आधार की वैलिडिटी को, आधार की कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को चैलेंजिंग करने वाला था। ठीक है, तो उसमें भी देखा था कि भाई भले ही नेशनल सर्वर्स में रहे, भले ही सीमा के अंदर हमारे सर्वर्स में ही ये जो डेटा है वो स्टोर हो, संग्रह हो, मगर लीक तो यहाँ से भी हो सकता है। ठीक है, तो इत्यादि चीजें हैं। तो यहाँ दो मुद्दे हमें देखने हैं, एक है डेटा प्रिंसिपल का जो बहुत ही अहम है, और दूसरा जो है वो है डेटा लोकलाइजेशन का। और अहम इसीलिए है क्योंकि हमने देखा कि डेटा जो है इट्स अ न्यू क्रूड ऑयल, और इनकी जो रिफाइनरीज है वे आज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है। और इतना महत्वपूर्ण है कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज है पूरे विश्व की, जिसमें फेसबुक, गूगल, अमेजोन अब कह लीजिए, तो वे भी अब डेटा के इस मार्केट में कूद रहे हैं। इतना जो है बड़ा मार्केट है डेटा का, और इतनी अहमियत है इस पूरे डेटा की। प्लस यह जो अनुशंसाएं है श्री कृष्णा कमेटी की, वो इंटरनेट पर इजीली अवेलेबल है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वेबसाइट के ऊपर बहुत ही आसानी से अवेलेबल है। पूरी पीडीएफ है, 213 पन्नों का डॉक्यूमेंट है, बहुत ही बढ़िया है। आपको वो पढ़ना नहीं है, आपको मात्र और मात्र देखना है, ताकि आपको मालूम हो कि इस तरह से सरकारें जो है वे काम करती है। सरकारें ऐसी समितियां बनाती है अलग अलग क्षेत्रों के लिए, वे समितियां अपनी अनुशंसाएं वापिस सरकार को देती है। ये सिर्फ देखने के लिए, वो पढ़ने का काम आप हम पर छोड़ दो। हम उसमें से जो अति महत्वपूर्ण चीजें होंगी उसको एक्सट्रैक्ट करके आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। तो आपको वो पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, मात्र और मात्र आपको देखना है। प्लस यहाँ समिति ने सेंसिटिव डेटा पर भी भार दिया है। पर्सनल डेटा में भी दो प्रकार के डेटा होते हैं, एक नॉर्मल होता है, दूसरा सेंसिटिव होता है। हमारा नाम, हमारा मोबाइल नंबर या हमारी जन्मतिथि, वे सब नॉर्मल डेटा में आता है, नॉर्मल पर्सनल डेटा। मगर जो बायोमेट्रिक्स है या अन्य जो आइडेंटिटी है वो सारी सेंसिटिव डेटाज में आती है। ठीक है, तो उसके ऊपर भी इस समिति ने गौर फरमाया है और कहा है कि भाई जो पासवर्ड है, बायोमेट्रिक है और फाइनेंशियल डेटा है, जो सेंसिटिव डेटा की कैटेगरी में आते हैं, उस डेटा की प्रोसेसिंग के लिए एजेंसियों को या ऐसे प्लेटफॉर्म्स को अनिवार्यतः उन नागरिकों की अनुमति लेनी होगी जिनके डेटा को वो प्रोसेस करना चाहते हैं, जिनके सेंसिटिव डेटा को वो प्रोसेस करना चाहते हैं।
ठीक है, तो ये बात भी यहाँ हमें सुनिश्चित करनी होगी। ठीक है, तो एक और है सेंसिटिव डेटा, जिसमें क्रीडेंशियल्स का समावेश होता है, यानी कि हमारे यूजर नेम, पासवर्ड्स, फिर फिनेंशियल इंफॉर्मेशंस की बात आती है, और हमारे अलग अलग बायोमेट्रिक आईडीज या स्कैन्स कर लीजिए। तो इनको प्रोसेस वे अनुमति के बिना नहीं कर पाएंगे अगर यह समिति की अनुशंसा लागू हो तो। मगर जैसे हमने बताया कि सरकार ने इस दिशा में अभी कोई कठोर काम नहीं किया है, ये मात्र और मात्र अनुशंसा है। और हमें यह भी मालूम है कि ऐसी किसी भी समिति की जो अनुशंसा है वह सरकार के लिए मात्र और मात्र एक सुझाव ही है। सरकार बाध्य नहीं है इस समिति के सुझावों को मानने के लिए, वो मानती भी है, वो नहीं भी मानती है। तो देखना है हमें आगे कि सरकार क्या कर रही है। मगर ये बात निश्चित है कि अगर हमें डेटा प्राइवेसी मजबूत करनी है तो हमें श्री कृष्णा कमेटी की रिकमेंडेशंस को निसंदेह लागू करना होगा, उसमें कोई शंका नहीं है। प्लस यहाँ समिति ने डेटा फिड्यूसरीज जो होती है उनको भी अपनी भूल का समय दंड करने का प्रावधान दिया है कि भाई अगर वे भी ब्रेच ऑफ प्राइवेसी करे, अगर विदाउट कंसेंट किसी भी यूजर का डेटा थर्ड पार्टी को दे दे, ठीक है, तो ऐसे समय में इन फिड्यूसरीज को भी दंड जो है होना चाहिए, उनको भी दंडित करना चाहिए। देखिए यह जो डेटा फिड्यूसरीज होती है वे एक ऐसी संस्थाएं होती है कि वे आम आदमियों का, मेरे और आपके जैसों का डेटा वे सबसे प्रथम कलेक्ट करते हैं, फिर उसे प्रोसेस करते हैं, फिर बाद में उसे स्टोर करते हैं। तो व्हाट्सएप देख लीजिए, फेसबुक देख लीजिए, इंस्टाग्राम देख लीजिए, कोई भी दुनिया का कोई भी प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, आमतौर पर अगर वो आपकी माहितियां ले रहा है, ठीक है, फिर उसके पास रख रहा है, तो वो डेटा फिड्यूसरीज कहलाएगा। तो अगर इन लोगों ने कभी भी भूल कर दी, थर्ड पार्टी को दे दिया, तो यहाँ समिति का सूचन ये है तो उन लोगों को भी दंडित करना चाहिए, उसमें कोई जो है शंका नहीं है। फिर कमेटी ने यहाँ आधार कानून 2016 में भी सुधार की बात की है, जो एक बहुत चर्चित मुद्दा है, जिसको हम लोग यहाँ आज एक्सटेंसिवली कवर नहीं करेंगे। मगर डेटा प्राइवेसी का अगर जिक्र हो तो आधार का जिक्र होना वाजिब है, क्योंकि आधार में भी सेम चीज है। हमारा फिंगरप्रिंट, बायोमेट्रिक ले लिया है, फिर उसको लोकली स्टोर करने की बात भी की गई है, और लोकली स्टोरेज में से लीकेज भी हो सकता है, उसकी भी बात की गई है। तो सुप्रीम कोर्ट में यह मुद्दा पूरा गया था, जिसमें सरकार की यह दलील थी कि भाई आधार जो है वो सरकार को मददरूप हो रहा है करप्शन को कर्ब करने के लिए, प्लस वेलफेयर स्कीम्स को जो है लास्ट मैन स्टैंडिंग तक पहुंचाने के लिए भी मददरूप हो रहा है, प्लस जो सब्सिडी में जो करप्शन था, सब्सिडी में जो लीकेज था, उसे भी बंद कर रहा है। सरकार का ये पक्ष था, मगर सामने ये भी पक्ष था कि डेटा प्राइवेसी का क्या, ठीक है, डेटा प्राइवेसी के लिए कोई ऐसे जो है रोबुस्ट मैकेनिज्म की गैरहाजिरी में हमारे भारत में यह जो इतना बड़ा डेटा आपके पास कलेक्ट हुआ है 130 करोड़ लोगों का, वो डेटा का क्या, उस डेटा की क्या जो है सुरक्षा है, ठीक है। तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में भी यह मुद्दा उठा था। अब अगर टिकाऊ की बात करें, श्री कृष्णा कमेटी के विरुद्ध में भी कुछ मत है, कुछ टिकाएं है, तो उसको अगर जानने का प्रयास करें तो उसमें सबसे प्रथम ये है कि यह समिति की अनुशंसाओं ने डेटा लोकलाइजेशन प्लस पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन को तो सुनिश्चित कर लिया, बाहर जाने से रोक लिया, मगर विदेशी जो साइबर हैकर्स है, अगर वे हमारे सर्वर्स के ऊपर अटैक करेंगे, वे हमारे डेटा वेयर हाउसेस के ऊपर अटैक करेंगे, देन व्हाट विल वी बी डूइंग, तब हम क्या करेंगे। तो उसके लिए यह समिति ने कोई बातें नहीं की है, कोई अनुशंसा नहीं दी, तो ये एक उसकी टीका है। हाउ टू प्रोटेक्ट पर्सनल डेटा फ्रॉम फॉरेन हैकर्स अनआंसर्ड है। यह जो पूरा का पूरा प्रश्न है इस समिति के द्वारा अनआंसर्ड है, प्लस यह श्री कृष्णा कमेटी ने कुछ डेटा को प्रोसेसिंग करने की भी सिफारिश की है,
तो यहाँ उसके ऊपर भी टीका उत्पन्न हुई है कि कुछ डेटा में प्रोसेसिंग की अनुमति नहीं। अनुमति लेने की जरूरत नहीं, ये कहना उचित रहेगा। अनुमति लेने की जरूरत नहीं, ये यहाँ कहना उचित रहेगा। ठीक है, तो ये भी एक इसकी टीका है। प्लस यहाँ ये भी कहा गया है कि जो डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी है, जिसके एस्टेब्लिशमेंट की बात की है यह समिति ने, डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी, तो ये एक स्वायत्त संस्था होगी निसंदेह, इट विल बी ऑटोनोमस। मगर यहाँ एक विशेषज्ञों का गुट यह कह रहा है कि यह अन्य स्वायत्त संस्थाओं के जैसे ही सरकार के प्रभाव में आ जाएगी और सरकार के दिशा निर्देशों के आधार पर यह काम करने की शुरुआत कर देगी। तो इसकी जो असरकारिता है वो कम हो जाएगी। तो ये भी एक इसके विरुद्ध में मत है। अब ये तो हमने टीका देखी, मगर अब हमें देखना है कि हमारे लिए डेटा प्राइवेसी की कितनी अहमियत है। ठीक है, इसका कितना महत्व है वो हमें देखना है और उसके लिए हमें 2-3 बिंदुओं का सहारा लेना पड़ेगा, जिसका तहत प्रथम बिंदु रहेगा कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में डेटा प्राइवेसी जो है वो आज समय की मांग है। क्योंकि जैसे हमने कई बार बात की कि भाई बढ़ता इंटरनेट का पेनिट्रेशन है, बढ़ता इंटरनेट का प्रभाव है हमारे जीवन में, तो ऐसे समय में डेटा प्राइवेसी समय की मांग है। प्राइवेसी नीड ऑफ आवर, और सरकार को इस दिशा में त्वरित ही कदम उठाना चाहिए। प्लस हमें पर्सनल डेटा का मिसयूज भी रोकना है। पर्सनल डेटा का मिसयूज रोकना है, जिसके लिए हमें डेटा प्रिंसिपल लागू करना होगा, जिसके लिए हमें डेटा लोकलाइजेशन लागू करना होगा, वो मैकेनिज्म लाना होगा, तभी हम लोग यह पर्सनल डेटा को अच्छी तरीके से संरक्षित रख पाएंगे। प्लस उसके साथ ही डेटा प्रोटेक्शन, वो आम नागरिक, ठीक है, उसकी जो निजीता है, उसकी जो प्राइवेसी है, उसका भी उल्लंघन ना हो, वो भी हमें देखना है। नो वायोलेशन ऑफ राइट टू प्राइवेसी, ये भी हमें देखना है। ठीक है, तो कुल मिलाकर हमारे लिए जो डेटा प्राइवेसी की जो अहमियत है वो हम इस 3 मुद्दों में क्लब कर सकते हैं और देख सकते हैं कि इतना अहम हमारे लिए डेटा प्राइवेसी का मुद्दा है। तो आज हमने कई सारे पहलुओं को तपासा, जिसमें हमने सर्वप्रथम लेखक को आधार बनाकर डेटा लोकलाइजेशन देखा। हमारे तीसरे चरण की बात कर रहा हूँ, बाकी तो सामान्य सा लेखक का लेख था, मगर तीसरे चरण में हमने डेटा लोकलाइजेशन देखा। साथ ही में व्हाट इज डेटा प्राइवेसी, उसको भी समझने का प्रयास किया। डेटा प्राइवेसी के लिए जो भारत सरकार के द्वारा जो कमेटी का गठन हुआ था, वो कमेटी देखी, उसकी अनुशंसाएं भी देखी, उसको भी देखने का प्रयास किया। साथ ही में उस कमेटी के संदर्भ में जो टीकाएं है, ठीक है, उसके विरुद्ध में वो भी देखा और हमारे लिए डेटा प्राइवेसी की क्या अहमियत हो सकती है उसको भी उजागर करने का प्रयास किया। आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर। हमने कई सारे पहलुओं को तपासा जो हमारी संधि सेवाओं के मुख्य परीक्षा वो हमारे इंटरव्यू के लिए थोड़े महत्वपूर्ण है। प्लस कुछ संशोधात्मक आंकड़े भी थे जो हमारे प्रिलिमिनरी के लिए भी थोड़े महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर। हम लोग मिलेंगे अगले दिन अगले लेख के साथ, अगले विश्लेषण व संशोधन के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए ग्रोथ माउंट यूपीएससी। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।